पापा, आप भी हद करते हैं। क्या आपकी वजह से मैं घर में ही बैठा रहूं? अरे मेरी शादी आपने मेरे सुख के लिए करवाई थी या घर की देखभाल और अपने बुढ़ापे के आराम के लिए? माँ से पूरा जीवन आप अपनी सेवा करवाते रहे। अब माँ चली गई है तो क्या मेरी पत्नी से सेवा करवाएंगे? क्या आपकी वजह से मैं अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को यूं ही जाने दूं? आप जैसे लोगों की वजह से बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वो तो अच्छा है, अभी आपकी 2 साल की नौकरी बची हुई है, वरना आपकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो जाता। सच कहते हैं लोग, अगर घर में माँ ना हो तो पत्नी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अकेला पिता बेटे की भावनाओं को क्या समझेगा। राजेश अपने पिता मौलिक जी से कहता है। मौलिक जी बोले, बेटा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद पूरा घर खाली खाली रहता है। मुझे याद है, तुम तो शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने तुम्हें कितना मनाया, तब जाकर तुम शादी के लिए माने। अब बीवी क्या मिल गई, तुम अपने पिता को ही भूल रहे हो। तभी राजेश की पत्नी सुधा वहां आकर बोली, पापा जी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपने अपने बेटे की शादी मुझसे इसलिए करवाई थी कि मैं घर और आपकी देखभाल कर सकूं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? अरे पत्नी के जाने के बाद अकेले आप हुए हैं, तो इसका भुगतान हम सब क्यों करें? आपको सही वक्त पर दवाई, खाना सब मिल रहा है, क्या ये कम है? सुनो जी, अगर यही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। आप तो दफ्तर चले जाते हैं, मैं पूरे दिन दीवारों से बातें करती हूँ या फिर आपके पिता की सेवा में लगी रहती हूँ। इतना कहकर सुधा वहां से चली गई। मौलिक जी बेचारे चुपचाप अपने कमरे में आ गए और पत्नी की तस्वीर को देखकर कहने लगे, कमला, तुम क्या गई? मेरी हालत इस घर में अनाथों जैसी हो गई। यही बेटा शादी नहीं करना चाहता था, और अब देखो, पत्नी क्या आई, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। याद है मुझे, उसके विवाह के लिए मैं कितना व्यग्र था। ये घर तो स्त्री विहीन हो गया था। घर की व्यवस्था चरमरा रही थी, गंदा बिस्तर, गंदी रसोई, लगता था मानो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। एक दिन मौलिक जी खाना खाते समय कामवाली से बोले, विमला, ये कैसी सब्जी बनाई है? सब्जी पकी भी नहीं है और तेल मसाला इतना है कि मुंह जल रहा है। और फिर रात का खाना भी तुम अभी ही बनाकर चली जाती हो। रात तक तो वो खाने लायक भी नहीं रहता। विमला बोली, बाबूजी, एक बात बोलूं, इस घर को कामवाली की नहीं बल्कि एक बहू की जरूरत है। मैं दिन में एक बार ही आपको समय दे सकती हूँ। मेरे पास और भी घर के काम हैं। अगर मेरा काम पसंद नहीं तो कोई और काम वाली देख लो। मैं इससे ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगी। इतना कहकर जला पका खाना बनाकर विमला वहां से चली गई। मौलिक जी अपने बेटे राजेश से बोले, बेटा राजेश, तुम तो बाहर खाना खाकर आ जाते हो, एक पल भी मेरे साथ बैठते नहीं हो। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बहू आ जाएगी तो तुम भी घर में थोड़ा वक्त बिताओगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये घर घर नहीं, खंडहर लगने लगा है। एक औरत ही घर को सजाती संवारती है। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, शायद बहू के आने के बाद ही इस घर की रौनक लौट आए। राजेश बोला, पापा, अब मैं आपके लिए अपनी आजादी को दांव पर नहीं लगाना चाहता। और कौन जानता है लड़की कैसी मिलेगी। बाद में अगर कोई टेढ़ी लड़की आ गई तो मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं बीवी का साथ छोड़कर आपका तो हो नहीं सकता। मौलिक बाबू बोले, बेटा राजेश, तुम अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और कौन सा हमें दान दहेज चाहिए। ईश्वर की कृपा से अभी 2 साल मेरी नौकरी और बची हुई है, और तुम भी तो काम करते हो। राजेश बोला, ठीक है पापा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं आपको बता दूंगा, पर आप भी कोई अच्छी लड़की देखिए जो हमारे घर के लायक हो, तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, रात में बाहर से खाना खाकर आऊंगा। आप अपना देख लीजिएगा, खाना अच्छा ना लगे तो बाहर से मंगवा लीजिएगा। इतना कहकर राजेश ने अपनी बाइक स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। मौलिक बाबू ने अपने बेटे के रिश्ते की बात इधर उधर की ही थी कि उतने में उनके एक मित्र कमलेश बाबू ने किसी लड़की का संक्षिप्त वर्णन किया और लड़की का फोटो भेज दिया। अब तो मौलिक बाबू को लगा कि शायद उनकी खोज पूरी हो जाएगी। मौलिक बाबू बेटे की शादी के लिए बहुत व्यग्र थे। अगले ही दिन धोती कुर्ता पहनकर वो तैयार हो गए और अपने दोस्त कमलेश बाबू के साथ लड़की वालों के घर पहुंच गए। लड़की देखकर उन्हें लगा लड़की सुशील है तो उनके घर परिवार के लिए अच्छी होगी। उन्होंने तुरंत रिश्ता 80% लगभग तय कर दिया और शादी कैसे होगी ये बात भी कर ली। पर वो कहते हैं ना, वक्त अभी बदलता है जब विचार बदलते हैं। अब वो ठहरे लड़के के पिता, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और कहा, हमें दान दहेज नहीं चाहिए,
बस हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए। आप तो बस जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। उनके इस त्वरित निर्णय में लड़की वालों को उन पर शक हुआ कि कहीं उनके बेटे में कोई कमी तो नहीं है, या शायद उनका खानदान अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी लड़के वाले हाँ नहीं करते हैं। जरूर लड़के में कोई कमी होगी, इसीलिए अपने बेटे की जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। यही सब बातें लड़की वालों के दिमाग में चलने लगी। तभी लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाशय, हमारे और आपके खुश होने से विवाह नहीं होता। जब तक ऊपर वाले की मुहर ना लग जाए कोई रिश्ता नहीं जुड़ता, और रिश्ता जुड़ने के बाद भी वो टिका रहे या घर में खुशहाली आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। कन्या पक्ष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मौलिक बाबू हैरान रह गए। तभी उनके मित्र कमलेश बाबू ने उनसे धीरे से कहा, मौलिक बाबू, आप कुछ ज्यादा ही सहज हो रहे हैं। आपकी उत्सुकता देखकर ये लोग आप में कमी निकालने लगेंगे। अरे आप लड़के के पिता हैं, थोड़ा रौब दिखाइए, वरना इन्हें लगेगा आपके लड़के में कमी है। मौलिक बाबू बोले, मित्र, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारे समय में याद है हमें, हमारे पिता कितने ही लड़की वालों को बार बार बुलाते और वापस लौटा देते थे। मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता था, तो मैंने उसी समय निर्णय किया था कि मैं कभी भी किसी लड़की के पिता को कष्ट नहीं दूंगा। पर यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई है। सच में जमाना बदल गया है। इतना कहकर दोनों वापस लौट आए। अगले दिन मौलिक बाबू ने बेटे को सारी घटना बताई तो राजेश बोला, सही बात है, आप जिस तरह से कह रहे थे लोग मुझ में ही कमी निकालेंगे, और आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है। मौलिक बाबू बोले, चलो अच्छा है, तब तो ढोल बाजे के साथ तुम्हारा विवाह रचाएंगे। राजेश बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज करनी होगी, क्योंकि उसके माता पिता वहीं रहते हैं और वो उसी शहर में शादी करना चाहते हैं। मौलिक बाबू बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजेश बोला, नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, आपको जाने की क्या जरूरत है। बेकार में वो लोग आपको देखेंगे तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप घर पर रहिए, आपको बहू से मतलब है, वो आ जाएगी। इतना कहकर राजेश अपने कमरे में सोने चला गया। 15 दिन बाद राजेश मौलिक बाबू से ये कहकर घर से निकल गया कि मैं 2 दिन बाद शादी करके लौट आऊंगा। पर यहाँ 15 दिन बीत गए, पर राजेश बहू के साथ लौटा नहीं, बल्कि विवाह के बाद उधर से ही हनीमून पर चला गया और फिर बहू को उसके मायके पग फेरे के लिए ले गया। मौलिक बाबू ने सोचा, कैसा जमाना आ गया है। बेटा शादी करने के बाद अपने पिता को भूल गया और ससुराल को अपना लिया। कुछ दिनों बाद जब राजेश अपनी पत्नी सुधा के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचा तो विमला कलश और आरती का थाल लेकर आ गई। सुधा ने उसे ये कहते हुए हटा दिया कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि घर की नौकरानी मेरी आरती उतारे। हटाओ ये सब कलश वलश मेरे सामने से, मुझे इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है। इतने में मौलिक बाबू सामने आए और बोले, बहू, अब तुम्हारी सास तो है नहीं, तो विमला ही तुम्हारी आरती उतार देगी। सुधा ने अपने ससुर मौलिक बाबू के पैर नहीं छुए और इधर उधर देखते हुए वो राजेश से धीरे से बोली, ये घर है या खंडर, और इस खंडर के क्या तुम्हारे पिता चौकीदार हैं या भूत? कम से कम मेरे आने से पहले इस घर का रंग रोगन ही करवा लेते। मौलिक जी की खुशी देखकर राजेश बोला, पापा, आप बहू लाने के लिए कितने व्यग्र थे, परंतु आपने बहू के आने की खुशी में क्या किया? ना घर की रंगाई पुताई करवाई, ना ही साफ सफाई। फालतू में कहते रहते थे कि बहू आएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। ये होती है क्या रौनक? और विमला, अगर तुम अच्छे से खाना नहीं बना सकती हो तो काम छोड़ दो, मैं दूसरी काम वाली रख लूंगा। और हाँ, अब घर में कौन सा काम कैसे करना है ये तुम्हें तुम्हारी मालकिन बताएंगी। बिना इनसे पूछे कोई काम मत करना। विमला धीरे से बोली, बाबूजी, लो कर लो बात। आप यहाँ बहू लाने की बात कर रहे थे, पर यहाँ तो घर की मालकिन आई है, अब क्या ही घर का भला होगा। इतना कहकर विमला वहां से चली गई। इतने में सुधा राजेश से बोली, राजेश, क्या हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है? क्योंकि मैं इतनी देर यहाँ नहीं रुक सकती। राजेश बोला, हाँ हाँ, चलो ना, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है। इतना कहकर राजेश सुधा के साथ अपने कमरे में चला गया। पिता का उसने एक बार हालचाल भी नहीं पूछा। अगले दिन मौलिक बाबू दफ्तर जाने के लिए वक्त पर तैयार हो गए और फिर उन्होंने अपनी बहू सुधा को आवाज लगाई, बहू, अगर राजेश के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, और हो सके तो मेरे खाने का डब्बा पैक कर दो। अब तुम आ गई हो तो कम से कम ढंग का खाना तो मिलेगा। सुधा बोली, पापा जी, मैं यहाँ कोई रसोई संभालने के लिए नहीं आई हूँ। आपको पता है मैं भी काम करती हूँ। वो अलग बात है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी,
वो तो राजेश की वजह से मैं यहाँ आ गई। मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो आपको भी खाने के लिए दे दूंगी। इतना कहकर वो राजेश से बोली, राजेश, मुझे इस किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज तुम बाहर खाना खा लेना। कल से मैं तुम्हारे लिए ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट में बना दिया करूंगी। क्या मैं अब सोने जाऊं? राजेश बोला, हाँ हाँ, जाओ, तुम आराम करो, मैं बाहर से खा लूंगा। सुधा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मौलिक बाबू हैरानी से अपने बेटे की ओर देखने लगे। राजेश बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे पत्नी लाया हूं, कोई घर की नौकरानी नहीं लाया हूं। उसकी सुख सुविधा और आराम का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मौलिक बाबू बोले, बेटा, मानता हूं बहू को भी आराम और सुख सुविधा मिलनी चाहिए, पर बहू के आने के बाद भी अगर बाहर ही खाना खाएंगे तो फिर घर में औरत के होने का क्या मतलब? मैं ये नहीं कहता कि वो चूल्हे चौके में लगी रहे, पर कुछ तो अपने फर्ज निभाए। राजेश बोला, पापा, आज तो आपने ये बोल दिया, लेकिन ये बात दोबारा मत कहना। अगर सुधा का यहाँ मन नहीं लगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, और जितना हो सके आप अपनी बहू की मदद कर दिया कीजिए, वरना अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। इतना कहकर राजेश घर से निकल गया। मौलिक बाबू दफ्तर पहुंचे तो सबने उन्हें घर में बहू के आने की खूब बधाई दी, पर उनके चेहरे की परेशानी उनके मित्र कमलेश बाबू समझ गए और बोले, क्या बात है, आज भी खाने का डब्बा नहीं मिला? मौलिक बाबू ने अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, आप खाने का डब्बा लगवा लीजिए, उसमें दूसरे घर की औरतें घर जैसा खाना बनाकर देती हैं, और मैं तो कहता हूँ इतने बड़े घर में बेटे बहू के होने के बाद भी आप अकेले हो, फिर क्या फायदा उनका? मौलिक बाबू बोले, अब क्या बताऊं कमलेश बाबू, बेटे से कुछ कहता हूं तो वो बार बार घर छोड़ने की धमकी देता है। कमलेश बाबू बोले, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस शहर में किराए के मकान में रहना मुश्किल है, फिर घर का खर्चा, राशन, बिजली, क्या वो सब कुछ कर पाएगा? वो जानता है आपकी कमजोरी, इसलिए आपको डराता रहता है। पर जहां सम्मान नहीं वहां मोह माया नहीं रखनी चाहिए। कल को वो आपको घर से निकाल दे, उससे पहले अपने लिए कुछ सोच लीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और मौलिक बाबू अपनी यादों से बाहर आए। पापा जी, ये क्या तरीका है? जब आपका बाथरूम है तब भी आपने मेरे बाथरूम को इस्तेमाल कैसे किया? आपको कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? मौलिक बाबू ने अपना ब्रश और तौलिया उठाया और बोले, बहू, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैं 2 दिन से राजेश से कह रहा हूं, उसने ठीक नहीं करवाया, और तुम घर में नहीं थी, तब मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करने आया था। तभी राजेश घर में आया और बोला, क्या पापा, रोज रोज आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, आप अपने कमरे तक ही सीमित रहा कीजिए। मौलिक बाबू बोले, बेटा, घर मैंने इसलिए नहीं बनवाया था कि घर में सीमाएं बांधी जाएं। सुधा बोली, देखा तुमने कैसे बात करते हैं, मैं कह रही हूं इस घर में मैं नहीं रहूंगी। राजेश बोला, पापा, सच में आपने हमें बहुत परेशान कर दिया है। अगर यही सब चलता रहा तो या तो आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वरना हम घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर रहिएगा इस घर में अकेले, फिर आपको यहाँ खाना पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। मौलिक बाबू आराम से कुर्सी पर बैठे और बोले, बेटा, मैंने बहुत सोच विचार किया, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो। ये सुन सुधा और राजेश के चेहरे पर खुशी तैर आई, पर वो खुशी पल भर की थी। मौलिक बाबू बोले, ऐसा करो, तुम लोग अपने लिए किराए का मकान देख लो, मैं इस घर में किराएदार रख लूंगा, वो मेरे लिए 3 टाइम का खाना भी बना देंगे और पैसे भी दे देंगे। वैसे भी 6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। सोचा था बहू आएगी, सेवा करेगी, पर 1 साल से ऊपर हो गया है। सेवा तो छोड़ो, यहाँ रोज अपमान मिलता है। राजेश धीरे से सुधा के कान में बोला, ये क्या हुआ? यहाँ तो हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। अगर हम यहाँ से चले गए तो सोचो, नए घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और कामवाली का खर्चा कौन भरेगा? फिर हम अपने पैसे कैसे बचाएंगे? यहाँ तो पापा ही सब खर्च करते हैं। सुधा ने इशारा किया तो राजेश बोला, ठीक है पापा, थोड़ा एडजस्ट आप कीजिए, थोड़ा हम कर लेंगे। मौलिक बाबू बोले, नहीं, मैं तो एडजस्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे 3 टाइम ढंग का खाना और मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूं, सोच लो। अगर तुम लोग ये सब कर सकते हो तो ठीक है, वरना घर खाली कर दो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। 2 दिन में ही बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। अब गर्मा गर्म खाना मौलिक बाबू को टेबल पर मिल जाता था, कमरे की सफाई भी वक्त पर हो जाती थी
और मजाल थी कि कोई एक ऊंचा शब्द भी उनसे बोल दे। अगले दिन विमला ये सब देखकर बोली, बाबूजी, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो लगता है मुझे भी समय पर आना होगा और काम अच्छे से करना होगा। मौलिक बाबू बोले, अगर नहीं कर सकती हो तो तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा। विमला मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और मौलिक बाबू चैन की बंसी बजाने लगे। आखिर बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी पिता को भी टेढ़ी चाल चलनी ही पड़ती है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि आजकल की पीढ़ी जीवन साथी के मिलते ही अपने माता पिता को भूल जाती है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।